अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल लेक्चर एकेडमी पर। दोस्तों, आज मैं जो लेकर आई हूँ जो वीडियो आपके बहुत काम के लिए है। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ जो SPSC ने हरियाणा ने जो वैकेंसी निकाली है, हरियाणा ने जो वैकेंसी निकाली है PGT के लिए, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो नोटिफिकेशन निकाला है, और जो PGT इंग्लिश का जो सिलेबस है उसे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है इस सिलेबस में, तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी जो ये सिलेबस जो आपका प्रोवाइड किया गया है उसका डिटेल स्टडी कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी है, सीट इसमें काफ़ी है। तो आप लोग, और जैसा कि नोटिफिकेशन में आया है, जैसा कि वहाँ पे कहा गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि फरवरी सेकेंड ऑफ वीक में ले ले, तो आपके पास ओनली 2 मंथ्स है प्रिपरेशन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने। तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कि जो आपका जो सिलेबस है वो आपका 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। और आपको पहले तो उससे पहले आपको जो स्ट्रैटेजी है उससे पहले स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि जो आपका सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वो क्या है। तो चलिए मैं डिस्कस करती हूँ आपके लिए PGT इंग्लिश का सिलेबस, ठीक है। जो PGT का इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन A है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो है, क्योंकि इसमें जो एक तो जनरल पेपर आएंगे ही आएंगे, प्लस जो PGT इंग्लिश के लिए जो है इंग्लिश जो कि हमारा मेन पेपर होगा, ठीक है। तो मैं इस पे ही फोकस करूंगी, जनरल पेपर की मैं बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगी कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। मैं सिर्फ इस पे बात करने वाली हूँ। तो जो सेक्शन A है हमारा वो क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। ऐसे भी हम लोग नॉर्मल एग्जाम्स में भी देखते हैं कि जो सेक्शन A होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्वेश्चंस हमारे कैसे आएंगे, तो मैं इस पे बात करती हूँ। देखिए, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें क्या है, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट अनसिन टेक्स्ट 3 और 4 अनसिन रीडिंग पैसेज में बी सेट। देखिए, आपका जो रीडिंग पैसेजेस होगा वो हो सकता है 3 और 4 आएंगे, ठीक है। 3 और 4 में जो रीडिंग पैसेजेस है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जो आपको देखा जाएगा, आपको एनालाइज किया जाएगा कि आप में वो एबिलिटी है या नहीं है कि आप रीडिंग पैसेज को कॉम्प्रिहेंड कर सके। क्योंकि आप लोग जो टीचर बनने वाले हो वो PGT के लिए बनने वाले हो, मतलब आप पढ़ाओगे PGT, मतलब 11th और 12th के स्टूडेंट। तो जो आपको अगर 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो जब आपको उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो आपका नॉलेज जो है PG लेवल का होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए, या उससे ज़्यादा भी होना चाहिए। तो जब आपके पास उतना नॉलेज नहीं होगा तो आप पढ़ा कैसे पाओगे, ठीक है। तो वो जो एग्जामिनर है वो आपको वही एबिलिटी आपकी टेस्ट करना चाहेगा, ठीक है, कि आप जो है रीडिंग जो पैसेज दिया है आप उसको सही से, आप में वो काबिलियत है यानी आप में वो एबिलिटी है यानी कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर सको। तो 3-4 पैसेजेस जो होंगे, अनसीन पैसेजेस आपको दिए जाएंगे जिसे आप में कॉम्प्रिहेंड करना है, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, अनसीन पैसेजेस होंगे और उनसे जो क्वेश्चंस होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो है, जो आपका है रीडिंग सेक्शन जो है, इसमें आपका जो है वोकैब सेक्शन भी कवर अप होता है, क्योंकि इससे जो है आपकी वोकैबुलरी सेक्शन का भी टेस्ट होता है, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाते हैं, तो वो क्या है आपके रीडिंग सेक्शन में प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो टेस्ट करेगा वो आपकी जो काबिलियत है, जो आपकी एबिलिटी है, जो रीडिंग मतलब अनसीन पैसेज है, आप उसको कितना एनालाइज कर पाते हो, कितना इंटरप्रेट कर पाते हो, आप में वो एबिलिटी है या नहीं, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, 3 और 4, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है 3 और 4 अनसीन रीडिंग पैसेजेस में बी सेट। 3 या 4 आपका रीडिंग पैसेज डाल सकता है, आपको उससे पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है आपका राइटिंग एबिलिटी, ये तो आपका रीडिंग एबिलिटी को टेस्ट करना हो गया। दूसरा क्या है, आपकी राइटिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, आप क्या कितना अच्छा लेटर लिख सकते हो, आप में वो काबिलियत है या नहीं कि आप एक अच्छा राइटर मतलब आप में होनी चाहिए। जब आप PG के मतलब जब 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाओगे तो आप में जब वो राइटिंग एबिलिटी नहीं होगी तो आप बच्चों को कैसे सिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अपनी राइटिंग एबिलिटी भी टेस्ट की जाएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 1 out of 2 tasks such as factual description of any event or incident
a report or a process. Writing a formal letter types include writing personal opinion, views, standing an article, debate, speech, etc. on a given socio-cultural issues in a style register suitable to the task. Issues could be related to environment, education, gender discrimination, economic disparity, etc. देखिए, आपको जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, किसी भी इवेंट को दे दिया जाएगा, इंसिडेंट को दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, एक प्रोसेस हो सकता है, फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है, एक फॉर्मल लेटर ये दिया जाएगा। और फॉर्मल लेटर मतलब लेटर टाइप्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। और इसमें जो होगा आपका पर्सनल एक आर्टिकल्स भी आएगा, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल राइटिंग में जो आपका पर्सनल ओपिनियन मतलब आप जब आपको कोई एक मुद्दा दे दिया जाएगा, जैसे आपको कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक मिल जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक मिल जाता है, या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इस टाइप की जैसे टॉपिक आपको मिल जाते हैं, तो इसमें जो आपके आइडियाज़ हैं, जैसे इसमें आप ये जो सोशो कल्चरल इश्यूज़ है, आप किस टाइप से इसको लिख पाते हो, ठीक है। आपका जो राइटिंग स्किल है वो आपको यहाँ पे इवैल्यूएट किया जाएगा, जो आपकी राइटिंग स्किल है उसका टेस्ट किया जाएगा कि आप में कितनी काबिलियत है, आप कितनी अच्छे से, आप में कितनी एनालाइजिंग पावर है, कितना क्रिटिकल ओपिनियंस आप रख सकते हो, कितना आप में जो इंटरप्रिटेशन है वो कितना आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, तो ये सारा मेंशन आपको यहाँ पे सुटेबल टू द टास्क, ठीक है। और इशूज जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, और जो कि एक्चुअली में यहाँ पे जो आपका राइटिंग एबिलिटी है वो टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल्स राइटिंग, ठीक है, इसमें आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। आपकी जो एनालाइजिंग पावर है कितनी पावरफुल है वो टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी में है एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज, जो कि आपका ग्रामर एंड यूसेज, ये बेसिकली आपका क्या है, ग्रामर है, ठीक है। ग्रामर पार्ट जो कि काफी देखने में तो बड़ा लग रहा है और है भी बड़ा, ऐसा नहीं है कि आप जैसे नॉर्मली जो हम लोग स्कूल्स में ग्रामर पढ़ते हैं, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज मतलब टेंस में कितने होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड परफेक्ट फ्यूचर टेंस, इतना पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आप पढ़ाने वाले हो पीजीटी +2 को, तो आप बनने वाले हो पीजीटी के टीचर्स, ठीक है। तो पीजीटी टीचर्स बनने के लिए आपका जो नॉलेज है वो उस लेवल का होना चाहिए। तो जब तक कि आपका अपना नॉलेज उतना नहीं होगा आप पढ़ा नहीं पाओगे, तो वो आपका बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछेगा एग्जामिनर। आपका जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा उसका लेवल काफ़ी हाई होने वाला है, ठीक है। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, ऐसा ना सोचे आप लोग कि मैं डरा रही हूँ, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। जो सच है मैं वही बोल रही हूँ कि ये नहीं कि आपको जो बेसिक है वो क्वेश्चन पूछ देगा कि नाउन फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन, ऐसे तो नहीं पूछने वाला है, ठीक है। आपको घुमा करके ही पूछने वाला है। आपका जो मतलब पूरा आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट करेगा कि आपको सच में नॉलेज है या नहीं, उस चीज़ का आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है या नहीं, आप बच्चों को पढ़ाने लायक हो या नहीं, आप बच्चों को क्लियरली समझा पाते हो या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट करेगा वो एग्जामिनर, ओके। तो फर्स्ट में क्या है, एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ सिंटैक्स एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, यूज देम एक्यूरेटली इन द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडेड, determiners, sentences, clauses, models, voices, determiners, tenses, transformations, direct to indirect, active passive, negative interrogative, simple compound complex। तो देखिए यहाँ पे क्या है, knowledge of syntax, syntax that means आपका subject verb agreement, ठीक है, subject verb agreement से रिलेटेड, जो कि हम लोग जब अगर जो गवर्नमेंट की एग्जाम होती है बैंक वगैरह एसएससी वगैरह, उसमें भी सिंटैक्स का जो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आता है या फिर गैप फिलिंग का जो क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे जैसे ये सारे टॉपिक्स होते हैं सिंटैक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स को ग्रामेटिकल आइटम्स और मतलब हम लोग जैसे कहाँ पे डिटरमाइनर्स का यूज करना है,
कहाँ पे जो टेंस है, करेक्ट जो सेंटेंस है, जो हम लोग सेंटेंस है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस का यूज करना, मतलब किस कंडीशन पे हम कौन से टेंस को यूज करेंगे, कब हम सिंपल टेंस को यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को, कब हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, कब हम फ्यूचर, एंड उसके बावजूद जो होता है सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा। तो उसका एक्चुअल यूजेस, जो एक्यूरेट यूज होता है ना, वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अगर बाय द वे फिल इन द ब्लैंक्स आया तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरना पड़ेगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस से रिलेटेड दे देगा, करेक्ट फॉर्म आपका डिटरमाइनर्स दे देगा कि यहाँ पे ये डिटरमाइनर्स को फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, करेक्ट फॉर्म, ठीक है। या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेकेंड है आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब क्या हुआ, जैसे आपका कोई सेंटेंस है वो डायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में है, आपको चेंज करना होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर इनडायरेक्ट में है आपको चेंज करना होगा डायरेक्ट में। तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना होगा। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब ही वही हुआ, चेंज, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या हुआ, चेंज करना, ठीक है। चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हो सकता है ये भी, या फिर चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, ओके, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, एक्टिव और पैसिव, जो वॉइस हम लोग बोलते हैं, वॉइस हम लोग पढ़े हैं इन स्कूल कॉलेज, तो वो नहीं, थोड़ा सा हम लोगों का लेवल हाई होगा, ठीक है। किस टाइप का, मतलब हम लोग जो क्वेश्चंस एडजेक्टिव सेंटेंस में कैसे करते हैं, एक्सक्लेमेटरी में कैसे करते हैं, जब डिक्लेरेटिव आता है तो कैसे करते हैं, तो ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी चेंज करना सिखाया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे कहते हैं, तो ये सारी सेंटेंसेस काफ़ी इसमें ज़्यादा पढ़ना है, बहुत सारी हैं। नॉर्मली तो कुछ भी नहीं है कि सिंपल सा एक सेंटेंस है और सिंपल सा, आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दे दिया जाएगा कि एक्टिव का सेंटेंस है और आपको पैसिव में चेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, या फिर पैसिव में जो सेंटेंस है वो एक्टिव में चेंज करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो ऐसे किया जाएगा। या फिर नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, या फिर सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है, या फिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो जब चेंज करना है सेंटेंस को, तो जब हम पढ़ेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस होता क्या है, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, जब तक हमें इस बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी डिटेल्स में पढ़नी है, ठीक है, तो काफ़ी डिटेल्स में पढ़नी है। एक माइन्यूट भी चीज़ों को हमें, माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम जो है पीजीटी लेवल का है, मैं बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें ऑक्सिलरीज भी आ जाता है, प्रीपोजिशंस भी आ जाता है, फ्रेजर वर्ब्स एंड इडियम्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कितने सारे इडियम्स पढ़ने पड़ेंगे, फ्रेजर वर्ब्स का जो यूज़ है उसका मीनिंग आपको दे, मतलब फ्रेजर वर्ब्स दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक मीनिंग चूज करना है कि कौन सा जो है करेक्ट मीनिंग है। इडियम्स के साथ भी वही होगा, और ये कह नहीं सकते, ये जो है आप लोग बोल सकते क्वेश्चन है, मतलब आप कितने भी इडियम्स पढ़ लो, कितने भी फ्रेजर वर्ब्स पढ़ लो, कम ही पड़ता है, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है, फ्रेजर वर्ब्स पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें भी है, प्रेसिज राइटिंग भी है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सारी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग, जो लेटर है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, ओके। रिपोर्ट राइटिंग को भी इंक्लूड किया गया है ग्रामर पार्ट में, ओके। ये तो था हमारा ऊपर का जो पार्ट है ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, फिर राइटिंग स्किल हो गया, एंड थर्ड वन इज ग्रामर एंड यूसेज। जो ग्रामर है, ग्रामर पार्ट में हमें सारा ग्रामर का पार्ट पढ़ना है, मतलब नरेशन भी पढ़ना है जो कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, वॉइस भी पढ़ना है, सेंटेंसेस भी पढ़ना है, प्लस डिटरमाइनर्स भी पढ़ना है, टेंसेस भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है ग्रामर पार्ट में। मतलब ग्रामर तो पूरा टोटल पार्ट ही कवर अप करता है, काफ़ी मतलब वास्ट सिलेबस है, लेकिन इसके लिए मतलब मैं हूँ
आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आप नेक्स्ट जैसे हम लोग आते हैं किस पे, ग्रामर से अब हट करके आते हैं हम लोग लिटरेचर पार्ट पे। जो सेक्शन डी है हमारा वो क्या है, लिटरेचर पार्ट है। ठीक है, किस पार्ट में हम लोग आ रहे हैं, तो लिटरेचर पार्ट में आ रहे हैं। अब इसे भी काफी डिटेल से समझना पड़ेगा कि लिटरेचर पार्ट में एक्चुअली क्या है। ओके, लिटरेचर पार्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे लिटरेचर पार्ट में जो है ये क्या है, सबसे पहले है शेक्सपियर्स वर्क। क्या है, शेक्सपियर्स को पढ़ना है। तो विलियम शेक्सपियर को तो आपने सुना ही होगा नाम, विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर्स वर्क, अब यहाँ पे जो है हमारा मेंशन नहीं किया गया है कि हम किस शेक्सपियर के किस वर्क को पढ़ना है। एक्चुअली जो शेक्सपियर ने है वो ट्रेजेडी भी लिखा है। वन सेकेंड, शेक्सपियर ने ट्रेजेडी भी लिखा है, कॉमेडी भी लिखा है, सोनेट्स भी लिखा है, और उनका जो है बहुत सारा रोमांटिक और हिस्टोरिकल ड्रामा भी उन्होंने लिखा है। और टोटल उन्होंने कितना सोनेट लिखा है, तो 154 सोनेट भी लिखा है। और उनका जो पोएटिक पोएम्स भी उन्होंने लिखा है काफी। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर का जो वर्क है, अब इसे समझना है कि शेक्सपियर की वर्क में क्या क्या आएगा। क्या हमें पूरा पढ़ना है शेक्सपियर का वर्क या फिर कुछ लिमिटेड पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किया है कि शेक्सपियर का क्या पढ़ना है, तो पढ़ना तो हमें पूरा ही पड़ेगा। तो पूरा पढ़ना तो इट्स इम्पॉसिबल है कि उनके एक एक मतलब जो ड्रामा है उसके बारे में मैं हमें डिटेल में, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, जैसे शेक्सपियर का जो वर्क है उस पर हम लोग क्या फोकस करेंगे, मेन जो है जो उनकी मेन ट्रेजेडीज है। जैसे उनकी 4 ट्रेजेडीज काफ़ी फेमस है, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। जैसे ये 4 ट्रेजेडीज है। उनकी कुछ जो रोमांटिक जो नॉवेल है जो कि खास मतलब काफ़ी फेमस है, या फिर उनके जो ड्रामा जितने भी हैं, ठीक है, उन्होंने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं, तो 37 प्लेस लिखे हैं। तो अब 37 प्लेस को पूरा का पूरा डिटेल्स में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हर प्लेस को देखना तो पड़ेगा ही, हर प्लेस को। तो हर प्लेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन कि उसका मेन कैरेक्टर क्या था, मेन हीरोइन क्या थी, उसमें क्या मतलब क्या स्टोरी टैगलाइन है, क्या क्या कितने सीन्स थे हर ड्रामा में, कितने एक्ट के प्ले। तो ऑलमोस्ट तो सारे प्ले 5 एक्ट में ही हैं। तो उनमें जो मेन कैरेक्टर्स है, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, उसकी कहानी की जो थीम है, सोर्सेस है, उनके फूल्स हैं, जो कहानी में शेक्सपियर की जो स्टोरीज होती थी, जो प्ले होता था, उसमें उन्होंने हर अपने प्ले में एक फूल को डाला है। फूल मतलब एक कॉमिक जो कॉमेडी का रोल करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, सोर्सेस देखनी पड़ेगी कि शेक्सपियर का जो प्ले है वो उसका सोर्स कहाँ से आया, शेक्सपियर का जो प्ले है उस प्ले में उनकी जो कॉमिक फूल है उसका नाम क्या है, उनके प्ले में जो मेन रोल का मतलब मेन रोल जो प्ले कर रहे हैं उसका नाम क्या है, जो एंटागनिस्ट है उसका नाम क्या है, जो स्टोरी है उसका थीम क्या है, एंड द स्टोरी का जो आउटलाइन है वो भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। जो शेक्सपियर का जो सोनेट है उसमें 154 सोनेट है, तो उतना पढ़ना मतलब पॉसिबल नहीं है। जो उनका जो सोनेट्स है, जो फेमस सोनेट्स है, उसे हमें डिटेल्स में देखना पड़ेगा। ठीक है, जो उनका फेमस सोनेट्स है वो हमें डिटेल्स में देखना पड़ेगा, उसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शेक्सपियर के वर्क पे हमें काफ़ी जाना पड़ेगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि शेक्सपियर की बायोग्राफी हमने पढ़ ली और हो गया, ऐसा नहीं। हमें शेक्सपियर के जो वर्क्स है उस पर डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, जो उनका जो फेमस वर्क है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जो थोड़ा कम फेमस है उस पर थोड़ा कम वर्क करना है, पर करना है सब कुछ। ठीक है, इसमें आपका मेंशन नहीं है कि शेक्सपियर का आपका ये ड्रामा पढ़ना है, ये सोनेट पढ़ना है, ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। क्योंकि जब मेंशन नहीं है तो हमें पढ़ना पूरा पड़ेगा। और शेक्सपियर तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी बड़ा वर्षन है, तो मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कोई नहीं, मेहनत तो करेंगे। नेक्स्ट है आपका रोमांटिक पीरियड। ठीक है, अब रोमांटिक पीरियड में तो आपको पता ही है
कि कितने पोइट्स आए थे, जैसे फर्स्ट जनरेशन के कुछ फेमस पोइट्स हैं, सेकंड जनरेशन के कुछ पोएम हैं। तो इसमें रोमांटिक पीरियड में बेसिकली क्या क्या हुआ, रोमांटिक पीरियड को भी हमें पढ़ना है। दूसरा एग्जाम्पल, हमें इसमें एग्जाम्पल में जैसे कौन कौन से राइटर हैं, तो जैसे फेसेली हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, कीट्स हो गए, कॉलरीज हो गए, ये सारे कुछ पोइट्स के नाम हैं जो कि हमें रोमांटिक एज के पोइट्स हैं, जो कि हमें इन पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे शेली, वर्ड्सवर्थ, जैसे वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फेमस जो आई थी कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स 1798 में, तो यहाँ पे उनका मास्टरपीस जो आया था द प्रील्यूड, तो इसके बारे में जैसे उनकी जितनी भी फेमस पोएम्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानना होगा। कॉलरीज को पढ़ेंगे तो उनकी बायोग्राफीज देखनी पड़ेगी, उनके जितने भी फेमस पोएम्स है उसके बारे में हमें सारा डिटेल्स मतलब थोड़ा थोड़ा सारे जानना ही पड़ेगा। तो उसी तरह सेली का हो गया, कीट्स का हो गया, लॉर्ड बायरन थे। तो ऐसे ही रोमांटिक एज के, रोमांटिक पीरियड के कुछ फेमस पोएट्स हैं, उनको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रोमांटिक एज को रोमांटिक पीरियड ही इसमें मेंशन किया और एग्जाम्पल दिया है, न कि वो बोला है कि सिर्फ इतने ही पोएट को पढ़ना है। इसमें शेली भी आ गए, कीट्स भी आ गए, वर्ड्सवर्थ भी आ गए, कॉलरीज भी हैं, लॉर्ड बायरन भी थे, ठीक है। तो इन सब को हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल रोमांटिक पीरियड में कुछ एसेइस्ट भी आए थे जैसे कि चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैज़लिट, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना है, इनके बारे में भी हमें डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। इनकी लाइफ बायोग्राफीज देखनी है, उनके फेमस क्रिएशंस को देखना है और फेमस क्रिएशन के डिटेल में भी थोड़ा पढ़ना है। जैसे कॉलरीज की जो फेमस पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो मे भी हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, उसका एक लाइन उठा करके दे दे और आपसे पूछे ये किस पोएम का लाइन है, और मतलब कॉलरीज की किस पोएम का लाइन है, तो मेंशन कभी भी कर सकता है वो पोएट का नाम या नहीं भी कर सकता है, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिटेल स्टडी आपको रोमांटिक पीरियड्स का करना है। ये तो था रोमांटिक पीरियड। उसके बाद हमारा आ गया 19th एंड 20th सेंचुरीज, ठीक है। ये तो 19th सेंचुरीज के ही पोएट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। हमें सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पे फोकस नहीं करना है, यानी कि सिर्फ इस एज के पोएट पे नहीं जाना है, जो हमारे अमेरिकन के अलग राइटर थे, अमेरिकन लिटरेचर पे भी जाना है। तो अमेरिकन जो राइटर थे वो 19th और 20th सेंचुरी के जो अमेरिकन पोइट्स थे, अमेरिकन ऑथर्स थे, उस पे भी फोकस करना है, जो अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर पे जो अपना योगदान दिया। जैसे कि एग्जाम्पल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर यानी 19th और 20th सेंचुरी के जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर थे जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हमें उस पर भी फोकस करना है। तो 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के सारे मतलब जो फेमस राइटर्स थे उसको, ठीक है, सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नहीं, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पे 19th और 20th, अगर सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट देना होता तो सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखता, वो ये मेंशन नहीं करता कि 19th एंड 20th सेंचुरी। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि 19th और 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो 19th और 20th सेंचुरी की अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर पे हमें डिटेल स्टडी करना है। जैसे यूजीसी नेट का जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें जो हम लोग डिटेल पढ़ते हैं वैसे ही प्रिपरेशन यहाँ पे भी करना है, ठीक है। मतलब 19th और 20th सेंचुरी एग्जैक्ट आपको एकदम दे रहा है कि ये यूजीसी नेट का एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है। यूजीसी नेट का एग्जाम का सिलेबस थोड़ा और है, उसमें तो 64 से लेकर के पढ़ना है, बट यहाँ पे जो आपको मेंशन किया है 19th एंड 20th सेंचुरी के राइटर्स को सबको, एग्जाम्पल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम दिया, और भी राइटर्स हैं हमें उन्हें भी पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट है आपका हेमिंगवे, विटमैन, हॉथॉर्न, एमिली डिकिंसन, बर्नार्ड शॉ, आर्थर मिलर एक्सेट्रा। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसमें मतलब इंग्लिश लिटरेचर में मतलब अमेरिकन इंग्लिश राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे है, और वर्ल्ड विटमैन है, हॉथॉर्न है, एमिली डिकिंसन है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, आर्थर मिलर है। ये सारे जो है ये क्या है 19th और 20th सेंचुरी के अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर के राइटर है। एमिली डिकिंसन हो गए, वर्ल्ड विटमैन हो गए, वर्ल्ड विटमैन भी अमेरिकन एसेइस्ट और राइटर थे, ठीक है। अर्नेस्ट हेमिंगवे भी अमेरिकन के ही थे, अमेरिका। तो हमें अमेरिकन लिटरेचर को भी फोकस करना है, ठीक है। जो एमिली डिकिंसन हो गई वो भी अमेरिका से ही बिलोंग करती थी,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये सारे जो है इन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इनकी जो फेमस पोएम्स है, फेमस प्लेज है, इनमें हमें इनकी बायोग्राफी भी देखनी पड़ेगी, प्लस इनका जो फेमस वर्क्स है, और भी फेमस वर्क्स के अलावा जो वर्क है उसका डेट ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड उनकी थोड़ी सी डिटेलिंग हमें करनी पड़ेगी। ओके, ये हो गया हमारा अमेरिकन 19th और 20th सेंचुरी के जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स है उन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। अब प्लस ये तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था, शेक्सपियर को पढ़ना है जो एलिजाबेथन एज के बिलोंग करते थे। तो शेक्सपियर का वर्क्स मेंशन किया है, यानी कि शेक्सपियर के पूरे वर्क्स पे हमें फोकस करना है, ठीक है। दूसरा हमें किस पे फोकस करना है, रोमांटिक पीरियड, यानी रोमांटिक पीरियड जो इंग्लिश लिटरेचर में आया है, यानी कि 19th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, सेली हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गया, एस टी कॉलरिज हो गए, जॉन कीट्स हो गए, लॉर्ड बायरन हो गए, चार्ल्स लैम्ब हो गए, विलियम हैज़लिट हो गए, इन पे फोकस करना है। प्लस 19th और 20th सेंचुरी के जो अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर थे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन एक्सेट्रा, इस राइटर्स के जो बायोग्राफी हो गई, इनके वर्क्स हैं, इस पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। अब इंडियन राइटिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया है, मॉडर्न इंडियन राइटिंग, ठीक है। मॉडर्न इंडियन राइटिंग जो हमारे इंडिया में आए थे, एग्जाम्पल अनिता देसाई का वर्क हो गया, विक्रम सेठ हो गए, नेस्म इश्किल हो गए, के एन दारूवाला हो गए, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह एक्सेट्रा, ये सारे राइटर्स, जैसे इसमें सारे राइटर्स का हमें बायोग्राफी देखनी है, उनका वर्क्स देखना है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये सारे राइटर्स की बायोग्राफीज देखनी है, इनका फेमस वर्क्स देखना है, और फेमस वर्क्स में भी वो मतलब उसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी हमें करनी है। जैसे मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आर के नारायण की मतलब जो मास्टरपीस है वो कौन सी है, तो मास्टरपीस कौन सी है, तो द गाइड, तो द गाइड में उन्होंने क्या क्या मतलब कौन सा कैरेक्टर है, क्या स्टोरी है, थीम क्या है, उसके मेन कैरेक्टर्स कौन थे, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपका सारा कुछ मेंशन किया जाएगा, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है, मुल्क राज आनंद की एक फेमस मतलब एक नॉवल का नाम दे देगा एंड पूछा जाएगा कि कैरेक्टर, नॉवल से कैरेक्टर उठा करके दे दिया जाएगा आपको एंड पूछा जाएगा दिस कैरेक्टर बिलोंग्स टू नॉवल ऑफ विच नॉवलिस्ट, तो अब आपको बताना होगा कि ये जो है कैरेक्टर है ये किस नॉवलिस्ट मतलब किस इंडियन राइटर नॉवलिस्ट का ये कैरेक्टर है, नॉवल का कैरेक्टर है। तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब पता होगी तभी आप आंसर कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कब पता होगी, जब आप उस चीज़ का डिटेल स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे राइटर्स को, जितने भी राइटर्स हैं मतलब इसे मॉडर्न इंडियन राइटिंग जो है उसके जितने भी राइटर हैं उनका भी आपको डिटेल पढ़ना है। तो अब आप मतलब आई होप आप लोगों को ये जो पूरा सिलेबस है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं कि जो नाम मेंशन किया उसकी सिर्फ बायोग्राफीज देखनी है, बायोग्राफीज के साथ साथ हमें वर्क्स पे भी फोकस करना है, उनके फेमस वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। फेमस अगर कोई नॉवेल है तो उसको हमें पूरी अच्छे से पढ़ना है, एंड थोड़ा सा कम है तो उसकी कैरेक्टर्स, उसकी जो आउटलाइन स्टोरी है, उसका थीम्स है, स्टोरी का जो थीम्स है वो सारे पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा। लेकिन फेमस जो वर्क है उसको डिटेल पढ़ना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने होंगे, कैसे क्वेश्चंस बनेगा वो सारे देखने पड़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो आई होप आप लोगों को ये जो पूरा जो हमारा जो सिलेबस है एचपीएससी का, हरियाणा का पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होगी आपको इस सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।